अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में आपको ये सारे मासेस गिवन है और साथ में ये भी गिवन है कि यहाँ पे जो म्यू है, मतलब इन दोनों बॉडीज के बीच में म्यू इज 0.2 और इस बॉडी के और इस टेबल के बीच में, टेबल के सरफेस के बीच में जो म्यू है वो 0.4 है और मेरे को इस सिस्टम में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमारे को ये चीज़ भी चेक करनी चाहिए कि क्या ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा। तो उसके लिए अब देखो यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान देना। जब भी हमारे को देखना होता है कि क्या सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा, तो हम ये देखते हैं कि ड्राइविंग फोर्स कितना है, ओके, चलाने वाला फोर्स कितना है, रोकने वाला फोर्स कितना है, राइट। चलाने वाला मीन्स ड्राइविंग और रोकने वाला मीन्स फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा जरा हम देखें कि इस बॉडी पे जो चलाने वाला फोर्स है, ओके, वो कौन सा होगा, तो वो होगा इसका वेट। ठीक, जो 40 न्यूटन लगेगा उसके कारण ये बॉडी चलने की कोशिश करेगी, राइट। तो सबसे पहले तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि जो इस सिस्टम में जो ड्राइविंग फोर्स है वो इसका वेट है कितना, 40। ठीक, जो इनके वेट होंगे 40 और 20 ये नहीं कंसीडर करना, क्योंकि जो इनमें मोशन होगा वो एक्स एक्सिस में होगा और जो वेट्स होंगे वो वाई एक्सिस में होंगे। तो इसलिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो वाले mg नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 40। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो इस 40 न्यूटन के कारण ये सिस्टम चलता। अच्छा कैसे चलता, अगर मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये 0.2 और 0.4 को हम थोड़ा भूल जाते हैं, तो चलाने वाला फोर्स है ये 40। ठीक है, तो ये 40 से चलाने की कोशिश कर रहा है। अब ये कैसे चलेगा, तो ये बॉडी आगे की तरफ जाएगी, ये बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी, है ना, जब ये सिस्टम चलेगा। तो अब आप ये देखो कि इस बॉडी पे कौन कौन से फ्रिक्शन लगेंगे और किस डायरेक्शन में लगेंगे। ओके, तो अब आप इसे चेक करते हैं जरा। देखो जब ये चलेगा इस डायरेक्शन में, तो इस बॉडी पे जो फ्रिक्शन है वो इधर लगेगा, है ना, इससे उल्टा। और बताया था कि फ्रिक्शन हमेशा इक्वल अपोजिट पेयर्स में होता है, तो जो फ्रिक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है वो ही इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो जब ये सिस्टम चलने की कोशिश करेगा तो इस पे फ्रिक्शन इधर आएगा, इस वाली बॉडी पे। ठीक, अच्छा अगर हम ये मानते हैं कि इसके कारण ये बॉडी इधर जाने की कोशिश करती है, तो फिर ग्राउंड से फ्रिक्शन कहाँ आएगा, तो जिधर ये जाने की कोशिश करेगी उससे उल्टा, तो एक फ्रिक्शन यहाँ से आएगा एंड दैट इज एफ डैश। ठीक है, तो एक फ्रिक्शन, अब देखो आप यहाँ पे कि ये 40 न्यूटन इसे चलाने की कोशिश कर रहा था और ये दोनों जो फ्रिक्शन है ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं इस बॉडी पे, तो ये इसे रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये फ्रिक्शन ज्यादा है दोनों मिलके इस 40 से, तो ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा एंड दे विल नॉट मूव एंड दिस एंड ऑल मासेस विल नॉट मूव, दे विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक, अब देखो कैलकुलेशन करते हैं स्मॉल एफ की और कैपिटल एफ इसकी एफ डैश की। ओके, यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो यहाँ के नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन जब लोगे तो यहाँ का नॉर्मल फोर्स लोगे, और जब यहाँ पे फ्रिक्शन कंसीडर करोगे तो यहाँ का नॉर्मल फोर्स लोगे। तो अगर मैं इस बॉडी को अलग से बना लेता हूँ, ऊपर वाली बॉडी को, कौन सी, ये वाली जो है m1 2 kg की, तो m1 इज इक्वल टू 2 kg। तो इस पे एक तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा कितना, mg दैट इज 20, और एक यहाँ से इस सरफेस से नॉर्मल फोर्स आएगा एंड दैट इज n। ठीक, तो अब इस डायरेक्शन में क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूँ, तो n आ जाएगा 20। इसका मतलब इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम f, इट इज म्यू इंटू एन एंड दैट इज 0.2 इंटू 20, कितना रहेगा 4 न्यूटन। तो ये मेरा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो ऊपर वाले सरफेस पे लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, तो इसके लिए मेरे को इस बॉडी का डायग्राम चाहिए होगा। तो देखो जो ये वाली मेरी बॉडी है कौन सी, 4 kg की, तो 4 kg बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो एक इसका वेट लगेगा 40। ठीक है, मैं अभी वर्टिकल फोर्सेस दिखा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल नहीं दिखा रहा, तो 40, और एक यहाँ से नॉर्मल फोर्स आएगा जो ग्राउंड से होगा, तो उसको मैं एन डैश लिख देता हूँ। ठीक, एक वो रिएक्शन जो इसने इसको लगाया था ऊपर की साइड में एन, ये वाला, तो जो इसने इस पे लगाया था एन ऊपर, वही एन जब इस बॉडी पे दिखाएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो वो एन। ठीक है, और किसी को दिमाग में तो नहीं आ रहा कि ऊपर वाली बॉडी का वेट भी तो आएगा 20,
तो ये चीज़ दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी एक के ऊपर कोई दूसरी बॉडी रखी होती है तो ऊपर वाली बॉडी का वेट नहीं आता नीचे वाली बॉडी पे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। जो इसने इसे एन दिया था ऊपर, वही एन इसे नीचे देगी, ठीक है ना। तो टेक केयर ऑफ दिस। तो बस एन दिखाना है ऊपर वाली बॉडी का, तो वो मैंने दिखा दिया। अब क्योंकि ये सिस्टम चल नहीं रहा वर्टिकल में, तो ये बॉडी भी नहीं चलेगी, तो इसमें भी फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो इसके भी फोर्सेस को बैलेंस कर दो। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड, सो एन डैश इज इक्वल टू एन प्लस 40। एन हम पहले निकाल चुके हैं, एन वॉज 20, सो 20 प्लस 40, सो दैट बिकम्स 60। ये एन डैश है। अब मैं यहाँ से मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो मैक्सिमम एफ डैश विल बी म्यू इंटू एन डैश। म्यू कितना है यहाँ पे 0.4, तो 0.4 इंटू 60 में रहेगा 24 न्यूटन। ओके, अब आप देख सकते हो कि इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स था जो इसे चलाने की कोशिश कर रहा था वो 40 था, और ये दोनों फ्रिक्शन मिलके जो मैक्सिमम फ्रिक्शन बना रहे हैं वो है 4 + 24 28 न्यूटन। इसका मतलब कि रोकने वाले जो फोर्सेस हैं वो कम है और चलाने वाला फोर्स ज़्यादा है। इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो रेस्ट पे नहीं होगा, वो क्या होगा, वो चल रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि हम इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारे को क्या करना है, इन तीनों बॉडीज़ का फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशंस बनानी है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो अच्छा, अब आ जाओ इस पे M1 पे। M1 पे ये तो वर्टिकल फोर्सेस थे। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा था, तो एक तो यहाँ से आएगा टेंशन, मान लो ये T1 है, तो ये T1, ठीक। और इस पे फ्रिक्शन लग रहा था इस डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट किया था, ये फ्रिक्शन था 4 न्यूटन, तो ये आ गया 4 न्यूटन, ठीक है। अब इस पे ये बॉडी कहाँ जाएगी, लेफ्ट की तरफ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, सो T1 माइनस 2 kg, सॉरी 4 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। सो ऑन 2 kg बॉडी, ऑन 2 kg T1 minus 4 is equal to mass into acceleration. So T1 minus 4 what is equal to mass into acceleration 2 into a, ये पहली इक्वेशन होगी, ठीक। अच्छा, अब इसके भी बना लेते हैं। इसमें जो यहाँ पे टेंशन T2 दिखा देते हैं ऐसे, ये कहाँ जाएगा, नीचे, तो 40 माइनस T2, सो ऑन 4 kg, कौन सा 4 kg, जो हैंग कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देना हैंगिंग, तो इस पे क्या होगा 40 माइनस T2, सो 40 माइनस T2 इज इक्वल टू 4a, ठीक। अच्छा देखो, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक ही देखा जाए तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा ना सारी बॉडीज का सेम होगा। जितने एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा उतने से ही आगे आएगा, क्योंकि दे आर कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग, और फिर ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो जितना एक्सेलेरेशन से इधर जाएगा उतने से ही इधर जाएगा, तो सबका एक्सेलरेशन सेम है इस केस में, ठीक है। तो इसलिए एक्सेलरेशन में कोई कंफ्यूजन की हमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ इस पे, ये वाला जो 4 kg है, सो ऑन 4 kg ऑन द सरफेस, इस पे कंसीडर करते हैं, ये कहाँ जाएगा, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, सो T2 माइनस F एंड F डैश, सो T2 माइनस F प्लस F डैश इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। हाँ, T1 भी तो आएगा, सो T1 इसमें ऐड कर दो, सो दिस शुड बी दिस प्लस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। F और F डैश भी डाल देते हैं। F वाज 4 एंड F डैश वाज 24, तो T2 माइनस 4 प्लस 24 प्लस T1 इज इक्वल टू 4a, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, इसको हम थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं, बेटर रहेगा, ओके। अब ये जो तीन इक्वेशंस हैं, और देखो ये तीन ही अननोन है मेरे पास, एक तो T1 नहीं पता, एक A नहीं पता, एक T2 नहीं पता, तो तीन अननोन और तीन ही इक्वेशंस हैं। तो अब आप इनको सॉल्व करके और आंसर्स निकाल सकते हो। तो इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने का काम मैं तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये काम आप कर लेना और इसके आंसर्स निकाल लेना, ठीक।
तो अब आपने देखा कि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आ गए थे। ओके, सिस्टम को हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि चल रहा है या नहीं चल रहा। और वो कैसे करते हैं, फ्रिक्शन को भूल जाओ और देखो कि एक्सटर्नली कौन सा फोर्स है जो उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, और फिर वो कैसे चला सकता है। तो जब ये इधर लगेगा फोर्स 40 का, तो ये बॉडी इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, उसके हिसाब से हमने फ्रिक्शंस वगैरह देख लिए और फिर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दिया। ओके, और फिर हम ये देख सकते हैं कि ये ज़्यादा बड़ा है या फ्रिक्शंस ज़्यादा बड़े हैं। अगर फ्रिक्शंस ज़्यादा आते हैं हमारे, तो फिर ये सिस्टम नहीं चलता, फिर सब कुछ रेस्ट पे रहता। फिर हम फोर्सेस को बैलेंस करके फ्रिक्शन वगैरह कैलकुलेट करते और एक्सेलरेशन को जीरो बोल देते। ठीक है, लेकिन इस केस में हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है वो ज़्यादा था और जो रोकने वाला इसका फ्रिक्शन था वो कम था, इसलिए ये सिस्टम चल रहा था। ठीक, तो अब और क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब ये केस देखो जिसमें कि हमने एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी को रखा है और इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 दिया हुआ है और इसके और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने कोई एक फोर्स लगाया F। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने एक्सेलरेशन से दोनों बॉडीज चलेंगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि कितना मैं मैक्सिमम फोर्स लगा सकता हूँ कि ये दोनों बॉडीज एक साथ चलें। ठीक है, या फिर उल्टा क्वेश्चन होगा कि ये फोर्स आपको गिवन है और आपसे पूछा जाएगा कि क्या दोनों बॉडी एक साथ चलेंगी या नहीं चलेंगी। ओके, या फिर हमें फोर्स दे दिया जाए तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, दोनों बॉडीज का अलग अलग एक्सेलरेशन निकालो। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है। ओके, हमारे को फ्रिक्शन को कंसिडर करना है मेनली, राइट। तो अब जब देखते हैं कि इसको एनालाइज कैसे करें। तो इससे पहले ना मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी को रखते हैं, जैसे इसके ऊपर मैंने इसे रखा और हमने इसको चलाया, ठीक है, फोर्स लगा के, तो ये बॉडी क्यों चली, ये कैसे आप लोग बताओगे कि अगर एक के ऊपर दूसरी बॉडी रखी है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि ये एक हमारा बोर्ड है और इसके ऊपर ये कोई भी एक बॉडी रखी हुई है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि मैं इसको ऐसे चला रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको ये भी चलता हुआ दिख रहा है और ये भी चलता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अब ये क्यों चल रहा है, क्योंकि इस पे मैंने फोर्स लगाया हुआ है, ये मेरे हाथ पे है। ओके ना, ये मेरे हाथ में है, तो इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरे फोर्स के कारण ये चल रहा है। लेकिन ये क्यों चल रहा है, ओके, जब हम ऐसे चला रहे हैं तो वाई इट इज़ मूविंग, क्योंकि मैंने इस पे तो कोई फोर्स नहीं लगाया, मैंने तो इस पे फोर्स लगाया, तो ये क्यों चल रहा है, पहला पॉइंट। ठीक है, और अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इसे तेज चलाने की कोशिश करता हूँ, तो देखो अगर मैं स्लो चला रहा हूँ तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं तेज चलाता हूँ तो ये इसके ऊपर स्लिप कर जाता है ना। तो बेसिकली ये क्या, सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये क्यों चला, तो एनालाइज करना पड़ेगा हमारे को इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो एक मेन चीज़ आती है वो ये है, अगर मैं ऊपर वाली बॉडी पे फोर्सेस दिखाता हूँ, ऊपर वाली बॉडी पे मान लो कि ये मास है m2 और ये मास है m1, तो चलो मैं m2 को देखता हूँ पहले। तो m2 पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो इसका वेट होगा m2g, ठीक है, और एक इनका कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, है ना, कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन, तो एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन n मान लेते हैं। अच्छा, अगर मैं एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं दिखाता, इसका मतलब कि हम फिर एक्स एक्सिस में बॉडी का मोशन नहीं ले सकते, है ना। जैसे अभी बताया था कि इस केस में अगर मैं इसको चला रहा हूँ तो तुम्हें चलते हुए दिख रहा है ना, ये चलते हुए दिख रहा है। तो अगर ये चलते हुए दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई फोर्स एक्स में भी होना चाहिए। अगर तुम सिर्फ इतना डायग्राम बनाते हो और एक्स में कोई फोर्स नहीं बनाते, तो फिर इसमें मोशन नहीं दिखना चाहिए। ओके, इसका मतलब कि एक और फोर्स लगेगा जो इसे इस डायरेक्शन में आगे की तरफ या इस डायरेक्शन में चला रहा है। ओके, वो फोर्स कौन सा होगा, तो एक्चुअली वो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन है। ओके ना, वो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन है जो कि लग रहा है। ओके, तो अब मान लेते हैं कि मैंने फोर्स इधर लगाया और ये बॉडी मुझे इधर जाते हुए दिखी, तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी पे जो फ्रिक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ओके, इसको मैं F2 बोल देता हूँ ऊपर वाली बॉडी पे। ओके, क्योंकि अगर मान लो मैं F2 को इधर ले लेता हूँ और बॉडी इधर जा रही है, तो फिर वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। पहले बताया था कि जिधर एक्सेलरेशन है उधर कम से कम एक फोर्स तो लगाओ जो उसमें एक्सेलरेशन दे रहा हो। तो अगर इसको मैंने फोर्स इधर लगाया और ये सिस्टम इस साइड जा रहा है, तो अगर इसका एक्सेलरेशन इधर दिख रहा है तुम्हें,
तो कम से कम एक फोर्स इधर होना चाहिए। और वो कौन सा फोर्स है, एक ही बचा है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन हमें इधर लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर क्या होता, फिर हमें मोशन कैसा दिखता, तो फिर मोशन देखो ऐसा दिखता जैसे यहाँ पे अभी तो जैसे मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ तो ये चलते हुए दिख रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, तो फिर ये बॉडी में इधर एक्स एक्सिस में चलते हुए नहीं दिखती, ये अपनी जगह पे रहती। मान लो मैं इसे इधर लाता हूँ तो अब ये मेरे को चलते हुए दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है आगे की तरफ, ठीक है ना, जिसके कारण ये बॉडी इधर चलते हुए हमें दिख रही है, ये वाला फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, तो फिर ये बॉडी हमें चलते हुए नहीं दिखती। फिर सिर्फ ये होता कि अगर मैं इसे आगे ले जाता तो इसको चलाने वाला फ्रिक्शन नहीं है, तो ये वहीं रह जाती और ये बॉडी इस तरीके से निकल जाती नीचे से और ये गिर जाती, क्योंकि ना, क्योंकि इसको चलाने वाला कौन है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स नहीं है तो फिर तुम्हें ये मोशन नहीं दिखेगा, इधर की तरफ ये चलते हुए नहीं दिखेगा। फिर क्या होगा, ये रेस्ट पे दिखेगा। फिर तुम इस वाले बॉडी को निकाल दो तो ये ऐसे निकल जाएगा और ये फिर नीचे गिर जाएगा, ओके ना। तो टेक केयर ऑफ दिस, जब तक फोर्स ना हो तब तक एक्सेलरेशन नहीं लेना। बेशक मन कर रहा है लेने का लेकिन फिर भी नहीं लेना, ओके। हमारी इक्वेशंस जो बताती हैं हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, मन को नहीं फॉलो करते ठीक। तो टेक केयर ऑफ दिस कि अगर यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है तो ये बॉडी एक्स एक्सिस में नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। और अगर एक्स में चलते हुए दिख रही है तो फिर देयर मस्ट बी ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ दिस कि ये किसके कारण चल रहा है, एक्चुअली इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन के कारण चल रहा है, ओके। अब देखो बहुत सारे इसमें पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक। पहला पॉइंट तो देखो ये बनता है कि ये पूरा सिस्टम कब चलेगा, ओके। ये पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है, कब चलेगा, जब ये हमारा फोर्स जो ड्राइविंग फोर्स है और कौन सा फ्रिक्शन है, जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, अगर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो इनके बीच का जो फ्रिक्शन है ना वो एक इंटरनल फोर्स बन जाता है, ओके। अगर मेरे को सबसे पहले यही चीज पूछी जाए कि अभी मैं कम से कम कितना फोर्स लगाऊं जो कि ये सिस्टम चले, ठीक है। फिर अभी एक साथ चले या उनके ऊपर स्लिपिंग हो, अभी जैसे दिखाया था तुम्हें कि अगर मैं उसे तेज चलाता हूँ तो ऊपर वाली बॉडी स्लिप कर जाती है, तो फिर दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा, है ना। जब तक मैं इसको स्लो चला रहा हूँ, तो अगर मैं इसको स्लो चलाता हूँ तो दोनों एक साथ चल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा फास्ट चलाता हूँ तो फिर इनके बीच में क्या हो रहा है, ये इनके बीच में स्लाइडिंग हो रही है ना। तो ये स्लिप कर रहा है, इसका मतलब कि दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो गया है। तो अगर हम इसको फास्ट चलाने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से ज़्यादा वेग, ये बॉडी उतने एक्सेलरेशन से नहीं चल पाती। सिंपल सा रीज़न है कि ऊपर वाली बॉडी को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन। तो ये फोर्स है जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो कितना एक्सेलरेशन दे सकता है। सो इसको मैं लिख देता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो ऊपर वाली बॉडी के पास हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। अब मान लो कि तुम नीचे वाली बॉडी को इससे भी तेज एक्सेलरेशन से चलाना चाहते हो, तो ऊपर वाली बॉडी तो चल नहीं सकती, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे चल सकती है। मान लो भी ये वैल्यू 3 आई और तुम नीचे वाले को चलाना चाहते हो 5 से, तो क्या ऊपर वाली बॉडी 5 से चल पाएगी, नहीं, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी में फ्रिक्शन है जो एक्सेलरेशन दे रहा है, और वो कितना दे रहा है, वो इतना दे रहा है। मान लो ये 2 दे रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर वाली तो 2 से ही चल सकती है। नीचे वाले को तुमने फोर्स लगा के जितना मर्जी तेजी से चला लो, लेकिन ऊपर वाली बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल सकती। उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करेगा, जो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, ये वाला F2, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आते हैं कि क्या दोनों एक साथ चल रहे हैं या दोनों में स्लिपिंग हो रही है, ठीक है। दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों में स्लिपिंग हो रही है, ठीक, या सिस्टम चल भी रहा है या नहीं चल रहा, तो डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो चलो इसको जरा एनालाइज करते हैं ढंग से, ठीक है। तो लेट अस सी। तो देखो पहला केस मैं ये मान रहा हूँ कि ये दोनों बॉडीज एक साथ चल रही हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट केस, इफ बोथ आर मूविंग टुगेदर, दोनों एक साथ चल रहे हैं, टुगेदर विद सेम एक्सेलरेशन, विद सेम एक्सेलरेशन। तो अगर ये केस है कि भाई दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो फिर तो आप इन दोनों बॉडीज को एक ही मान लो, ठीक, क्योंकि जब दोनों बॉडी एक साथ चल रही हैं इसका मतलब यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही, दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो फिर यू टेक द एंटायर बॉडी एज वन एंड हैविंग ए मास m1 + m2, ठीक है। तो मैं इन दोनों को एक मान सकता हूँ। तो भाई अगर मैं एक ही बॉडी मान लेता इनके
जिसका मास है m1 प्लस m2, और इस पे एक फोर्स लग रहा है F। ठीक है, पूरे को मैंने एक मान लिया। जो इनके बीच का फ्रिक्शन है वो एक इंटरनल फोर्स बन गया क्योंकि पूरा एक ही है ना। तो अब इस पे और कौन सा फोर्स बचा, ये वाला फोर्स बचा, ये वाला फ्रिक्शन। तो एक यहाँ से आएगा m1 प्लस m2g, m1 प्लस m2 इंटू जी, और ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन आएगा, मान लेते हैं कि ये n1 है, और ग्राउंड से फ्रिक्शन आएगा इस डायरेक्शन में, इसको मैं F1 मान लेता हूँ। ठीक है ना। अब पॉइंट ये आता है कि दे आर मूविंग टुगेदर, अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब कि ये फोर्स इससे बड़ा होना चाहिए, तब ये चल पाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो कंडीशन क्या बनी कि जो F है ये शुड बी ग्रेटर देन F1, इससे बड़ा होना चाहिए भी, है ना। अच्छा, F1 क्या है, तो F1 इज म्यू इंटू n1। okay, so therefore F should be greater than mu into n1। if it is about to slide तो equal भी लगा सकते हो, जस्ट अब चलने वाला है तो इसका मतलब कि फिर ये भी बराबर है। ठीक है, तो बराबर लगाओगे तो इट इज अबाउट टू मूव, और अगर चल रहा है तो इट शुड बी ग्रेटर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम इन फोर्सेस को बैलेंस करके लिख सकते हैं n1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2g। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इज मोर देन म्यू, व्हाट इज n1, m1 प्लस m2g, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो फोर्सेस को मैंने बैलेंस कर दिया है। ओके, सो इट इज m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये कंडीशन है जब दोनों एक साथ चलेंगे। ओके, जब दोनों को एक साथ चलाना है तो भाई ये फोर्स कम से कम इधर जो फ्रिक्शन लग रहा है नीचे की साइड, इससे तो बड़ा होना चाहिए तभी चल पाएगा। ठीक। अच्छा, अब पॉइंट ये आता है कि अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो उस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का, तो वो जो एक्सेलरेशन है सिस्टम का वो हम निकाल सकते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वो अभी लिखा है ना, इफ बोथ आर मूविंग टुगेदर विद सेम एक्सेलरेशन देन हाउ मच इज दैट एक्सेलरेशन। सो हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं दैट F माइनस F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन किसका है, 1 का, नीचे वाली बॉडी। ठीक है ना, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, नीचे वाली बॉडी का नहीं, सॉरी, ये है कॉमन एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन, तो भाई इतने एक्सेलरेशन से ये सिस्टम चल सकता है एक साथ। अब ये चल रहा है या नहीं चल रहा है एक साथ, ये कैसे डिसाइड करें। तो अभी बताया था मैंने कि जो ऊपर वाली बॉडी है ना उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन चेक किया करो कि भाई ऊपर वाली बॉडी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है। तुमने तो बोल दिया कि ये एक साथ चल रहा है, तुम ये देखो कि क्या ऊपर वाली बॉडी इतने एक्सेलेरेशन से चल पाएगी। अगर हाँ चल पाएगी तो फिर तो ठीक है भाई, हमारा यही आ गया आंसर कि भाई ये दोनों बॉडीज एक साथ चल रही हैं। अब ऊपर वाली बॉडी का एक्सेलरेशन मान लो अगर कम है, इसी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कम आता है इससे कम, तो फिर क्या ऊपर वाली इतने से चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। इसका मतलब कि अब ये दोनों एक साथ नहीं चल रही, इनमें क्या हो रहा है, स्लिपिंग हो रही है। ओके, तुमने नीचे वाली बॉडी को ज़्यादा तेज चला दिया है तो फिर वो क्या होगा, ऊपर वाली बॉडी स्लिप कर जाती है। ओके, तो अब होना क्या चाहिए कि जो ऊपर वाली बॉडी का एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, वो क्या होना चाहिए, वो इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी को चलाने के लिए फ्रिक्शन है सिर्फ, और ये फ्रिक्शन जो एक्सेलरेशन इसे दे सकता है उसे कंपेयर करो कि क्या ऊपर वाली बॉडी इतने एक्सेलरेशन से चल पा रही है। तो अगर ऊपर वाली बॉडी का एक्सेलरेशन इससे कम आता है तो ये नहीं चल सकती इतने एक्सेलरेशन से, और अगर ऊपर वाली बॉडी का एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा आता है तो फिर ये इसके साथ चल सकती है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर हमारी ये जो कंडीशन है वो पूरी ढंग से सेटिस्फाई हो गई है। ओके, मतलब होना क्या चाहिए, अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, ऑल्सो ऊपर वाली बॉडी का एक्सेलरेशन, मान लो ये 2 है तो इसको मैं A2 लिख देता हूँ। तो A2, ये जो मैक्सिमम A2 है ये क्या होना चाहिए, ये इससे बड़ा होना चाहिए। ऑल्सो A2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू A, तब दोनों बॉडीज एक साथ चलेंगी। ठीक है, अब A2 क्या है, तो F2 इन बाई M है ना, दिस इज M2। व्हाट इज F2, यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा ये कितना होगा, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकाल रहे हो तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लो, कितना होता है म्यू इनटू एन। सो इट शुड बी म्यू, ऊपर म्यू कितना है, म्यू 2 इंटू एन। एन कैसे निकालें, एन इज इक्वल टू m2g। सो म्यू m2g डिवाइडेड बाय m2 कितना आ गया, म्यू 2g। इसका मतलब पॉइंट ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब ये दोनों बॉडीज एक साथ चल सकती हैं।
ठीक है, और फिर हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा। ये देखो, ये मैंने इसको एनालाइज किया है क्वेश्चन को। ठीक है, अब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में वैल्यूज डाल के देखते हैं। ओके, क्योंकि यही क्वेश्चन तुम्हारे को मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि जो μ2 की वैल्यू है वो 0.4 है। ठीक है, μ1 की वैल्यू 0.2 है। ठीक, ये जो मास है ये 2 kg है और ये वाला मास 4 kg है। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ये है भी 10 न्यूटन। अब सबसे पहले हमें निकालना है कि भाई इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ। तो अगर दे आर मूविंग टुगेदर, तो मान लेते हैं कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये मानना पड़ता है कि भाई मान लो कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि वही सबसे आसान केस बनता है। तो मान लो कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल मास एक साथ ले लो, 4 + 2 कितना हो गया 6 kg। तो ये आ गया 6 kg। ठीक है ना, 6 kg। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 60। अब N1 = 60 है ना, दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। ठीक है, अब बताओ F1 क्या होगा। तो F1 इज म्यू इंटू N1। व्हाट इज म्यू, म्यू मैंने लिया हुआ है 0.2 और N1 कितना है 60। तो ये हो गया 0.2 इंटू 60। तो 0.2 इंटू 60 का मतलब हो गया कितना 12 न्यूटन। अब तुम देखो कि मैंने फोर्स कितना लगाया 10 न्यूटन का, ये रहा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ रहा है 12 न्यूटन। तो क्या चलने देगा, ये तो चलने ही नहीं देगा। एक्सेलरेशन इज 0, सिस्टम इज एट रेस्ट। ठीक है ना, सिस्टम इज एट रेस्ट। अच्छा, एक काम करते हैं, इस फोर्स को बढ़ा देते हैं। लेट अस से दिस इज 20 न्यूटन। ठीक है, अभी 20 है। ओके, या चलो इतना मत बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ा लो, है ना, 18 न्यूटन कर देते हैं। 18 भी नहीं, और थोड़ा कम कर दो, 15 न्यूटन कर दो। चलो ठीक है, अब देखते हैं अब क्या आएगा। ये मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ बार बार क्योंकि अलग अलग कंडीशंस बन सके। ठीक है, तो मैंने इससे फोर्स को 15 न्यूटन कर दिया है। अच्छा, अब दोबारा से करते हैं, मान लेते हैं कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। कितना मास है एक साथ 6 न्यूटन, 6 kg का। तो ये कितना हो गया 60, N1 कितना हो गया 60, ये सब सेम है। ओके, अब ये फ्रिक्शन कितना होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू कितना था 0.2 इंटू 60 फिर से 12। ठीक, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। मेरा जो फोर्स है वो है अब कितना 15। अब तुम देखो कि मेरा फोर्स इससे ज़्यादा है। अब जब मेरा फोर्स इससे ज़्यादा है तो अब ये सिस्टम चल रहा है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये चल रहा है तो क्या दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने तो माना हुआ है कि भी एक साथ चल रहे हैं, लेट दे आर मूविंग टुगेदर। ठीक है, तो अगर ये एक साथ चलते तो एक्सेलरेशन कितना होता। सो 50 - 12 डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, तो अब जरा देखें कि कितना आता है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन आ रहा है 15 - 12 डिवाइडेड बाय मास। मास इज 6, कितना आ गया 3/6 है ना। इट इज 3/6, 1/2 0.5। तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक, अब तुम ये चेक करो कि क्या ऊपर वाली बॉडी 0.5 से चल पाएगी। ठीक है, तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है ये चेक करो। तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करता है, ऊपर वाले पे जो फ्रिक्शन लग रहा है। तो अब एक्सेलरेशन इज फ्रिक्शन फोर्स बाय मास, दैट इज μ2 जी। ये जो निकाला है इसी से निकाल दो। व्हाट इज μ2, ऊपर म्यू कितना था 0.4, जी कितना है 10, 4। तो ऊपर वाली बॉडी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक से चल सकती है। तो क्या वो 0.5 से चल पाएगी, तो यस चल पाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब कि हमारा यही आंसर हो गया कि दोनों बॉडीज जो हैं वो एक साथ चल रही हैं और कितने एक्सेलरेशन से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दे आर मूविंग टुगेदर। ठीक, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 4 तक जा सकता है। इसका मतलब हम नीचे वाली बॉडी को जो है 4 तक एक्सेलरेशन दे सकते हैं। हमने कितना दिया हुआ है 0.5, तो 0.5 पे तो चली जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। अच्छा, अब इस केस में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया। ठीक है, जो बताने जा रहा हूँ कि अब इस केस में तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि इस ऊपर वाली बॉडी पे फ्रिक्शन लग कितना रहा है। ठीक है ना, तो अब ध्यान रखना कि ये जो मैंने निकाला था ये मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन लेके मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाला था। ठीक है, तो अब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल नहीं रही है बॉडी, चल तो रही है कितने से 0.5 से। जितने से नीचे वाली बॉडी चल रही है उतने से ऊपर वाली बॉडी भी चल रही है, कितने से 0.5 से। और कौन एक्सेलरेट कर रहा है, फ्रिक्शन। तो अगर मैं इस फ्रिक्शन को लिखता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा मास कितना ऊपर वाली बॉडी का 2 kg, एक्सेलरेशन कितना 0.5,
कितना आ गया 1 न्यूटन। तो एक्चुअली यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो 1 न्यूटन लग रहा होगा, जो इस बॉडी को 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चला रहा है। ये नहीं लग रहा होगा, ये जो मैंने F2 लिया था म्यू इंटू एन, ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं लग रहा है यहाँ पे। ओके, क्योंकि अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा फिर तो ऊपर वाली बॉडी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल सकती थी, लेकिन चल कितने से रहा है सिस्टम 0.5 से। तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन हमें नहीं चाहिए। कितना चाहिए वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके ना, कितना 1 न्यूटन। तो बस जो फ्रिक्शन अभी लग रहा होगा ना वो 1 न्यूटन ही लग रहा होगा, मैक्सिमम नहीं। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं लगता, ठीक है ना, हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं लगता। अच्छा, अब एक केस और करते हैं। चलो अब मैं इस फोर्स को बढ़ाता हूँ जरा, ठीक है। अब इस फोर्स को बढ़ाते हैं, लेट अस से दिस फोर्स, ओके ज़्यादा ही कर देते हैं 60 न्यूटन, ठीक। अब ये फोर्स हो गया 60 न्यूटन और ये 2 kg 4 kg 0.2 0.4 ये सारा सेम है। अब तुम इसको दोबारा से यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सोचो कि क्या ये दोनों एक साथ चलेंगे या इनके बीच में स्लिपिंग होगी। अगर स्लिपिंग होगी तो इसका एक्सेलरेशन अलग आएगा, इसका अलग आएगा, तो वो कितना कितना होगा, तो फिर वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब आप जरा इसको सोचो और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो स्टूडेंट देखो, अब स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। मान लेते हैं कि दोनों एक साथ चल रहे होंगे, ओके। अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो कितना कॉमन एक्सेलरेशन ये ले सकते थे, तो सबसे पहले तो वही निकालते हैं, ठीक। उसका तरीका वही रहेगा कि मैं पहले इन दोनों को एक ही मान लेता हूँ। तो ये पूरी एक बॉडी है 6 kg की, ठीक। इसको मैंने एक ही मान लिया 6 kg को। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो 60, ठीक। फिर यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसको मैं मान लेता हूँ N1, ठीक है। यहाँ लगेगा 60, यहाँ लगेगा फ्रिक्शन F1, ओके। अब सबसे पहले तो ये वाले फोर्सेस बैलेंस करो, तो आई कैन से N1 इक्वल टू 60, ठीक, दिस इज इक्वल टू 60। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालो, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा वो आएगा म्यू इंटू N1, म्यू वन N1, व्हाट इज म्यू वन 0.2 और इंटू N1 इज 60, तो कितना आ गया 12। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग रहा है वो है हमारा 12 न्यूटन, और जो ड्राइविंग फोर्स है वो 60 है। इसका मतलब सिस्टम अब रेस्ट पे तो नहीं रहेगा, तो चलेगा, है ना। अब जब ये चलेगा तो इसमें कितना एक्सेलरेशन होगा तो वो निकालते हैं। तो हमारे हिसाब से जो एक्सेलरेशन आना चाहिए वो आना चाहिए 60 माइनस F1, 60 माइनस F1 डिवाइडेड बाय मास 6 kg। तो 60 माइनस व्हाट इज F1 12 बाय 6, है ना। तो ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 6, और ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नीचे वाली बॉडी जो है वो 8 मीटर पर, मतलब ये अगर ये दोनों एक साथ चलते तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलते। अब तुम ये देखो कि क्या ऊपर वाली बॉडी 8 से चल पाएगी। तो ऊपर वाली बॉडी को चलाने वाला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ऊपर वाली बॉडी पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो ऊपर वाली बॉडी को अलग से बनाओ, कितना है ये 2 kg की, ठीक है। कौन कौन से फोर्स लगेंगे 20 न्यूटन इसका वेट। यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है ना, उसको N बोल देते हैं या N2 बोल दो, ठीक। और क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर की तरफ। इस फ्रिक्शन को मैक्सिमम करके और ये चेक करो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये कितना ले सकती है, मतलब ये फ्रिक्शन इस बॉडी को कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चला सकता है, ठीक है। तो जरा F मैक्सिमम क्या होता है, म्यू इंटू N, राइट, M इसका मास है ना, N2 इज इक्वल टू 20, तो म्यू इंटू 20 इज इक्वल टू मास इज 2 इंटू ए मैक्सिमम। व्हाट इज म्यू, इस बॉडी पे जो म्यू लग रहा है 0.4, तो 0.4 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए मैक्सिमम। अब जब देखें कितना आ रहा है ये, ठीक है। तो 2 से ये 10 आ जाएगा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये जो ऊपर वाली बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से चल सकती है। तो इसका मतलब क्या 8 से चल पाएंगे, तो नहीं। इसका मतलब अब क्या होगा, अब दोनों में स्लिपिंग होगी। ऊपर वाली बॉडी तो इससे ही चल पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। क्यों, क्योंकि उसमें उतना फ्रिक्शन ही नहीं है जो इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन दे सके उसे। इसका मतलब कि ऊपर वाली बॉडी का एक्सेलरेशन तो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाली बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं।
ओके, तो ये जो अब हमारा कॉन्सेप्ट था, ये अब हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, नाउ इट इज रॉन्ग। ठीक, तो अब हम ये कह सकते हैं कि नहीं, इनके बीच में स्लिपिंग होगी, दोनों अलग अलग एक्सेशन से चलेंगी। तो ये वाला जो हमारा एजम्पशन था कि दोनों एक साथ चल रही हैं, ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करें, तो ऊपर वाली बॉडी का एक्सेलरेशन तो सीधा लिख दो भाई, इतना ही आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। नीचे वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के और उसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो देखो, ऊपर वाली बॉडी का तो हमने मैक्सिमम एक्सेशन निकाल दिया 4। नीचे वाली बॉडी के लिए अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ सिर्फ नीचे वाली बॉडी का, तो इस पे एक तो 4 kg है ना, तो 4 kg है, तो इसके कारण एक इसका फोर्स आएगा, कितना आएगा, वो फोर्स आएगा हमारा 40। ठीक, अच्छा, और कौन से फोर्सेस आएंगे इस पे, तो एक 60। ठीक, एक यहाँ से जो फ्रिक्शन आ रहा था नीचे वाले सरफेस से, तो यहाँ से N1। ठीक है, और एक ऊपर वाले सरफेस से N2 भी आएगा पहले, है ना, जो इसने इस बॉडी को N2 दिया था वो इस पे अपने भी तो लगेगा N2, वो भी तो लगाना है। ओके, अब 2 फ्रिक्शन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और वो फ्रिक्शन जब ये बॉडी इधर जाएगी तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा, F1 नीचे वाले सरफेस पे। ऊपर वाले सरफेस पे अगर ऊपर वाली बॉडी पे तुमने फ्रिक्शन राइट में लिया है, तो यही फ्रिक्शन नीचे वाली बॉडी पे कहाँ लेंगे, लेफ्ट में, तो ये आ गया मेरा F2। ठीक है ना, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम आ गया, राइट। अब हम यहाँ से फोर्सेस से और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, बैलेंस कर दो, तो N1 अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो N1 इज इक्वल टू N2 प्लस 40। ठीक, N2 यहाँ से पता है हमें, N2 was 20, दिस फोर्स इक्वल टू दिस, तो N2 इज 20, तो यहाँ पे 20 डाल देते हैं, तो 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 60। ये N1 आ गया। ठीक है, F1 निकाल लो, व्हाट इज F1, इट इज μ1 N1, μ1 N1, व्हाट इज μ1, 0.2, तो 0.2 इंटू N1, N1 was 60, तो ये आ जाएगा 12। F2 μ2 N2। ठीक है, व्हाट इज μ2, μ2 was 0.4, तो 0.4, और N2 was 20, तो 0.4 इंटू 20 इज 8। अब आप इस पे इक्वेशन बनाओ नेट फोर्स की, तो इस पे बनेगा नेट फोर्स 60 माइनस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू मास इंटू इट्स एक्सेलरेशन। F1 और F2 कितने हैं, 8 और 12, कितना हो गया, 20, तो 60 माइनस 20 40 इज इक्वल टू 4A। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया, है ना, 60 माइनस 20 40 इज इक्वल टू 4A, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये इसका आंसर होगा। तो नीचे वाली जो बॉडी है 4 kg वाली, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है, ऊपर वाली बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है, और जो हम ये लेकर चल रहे थे कि दोनों बॉडी एक साथ चलेंगी और उसका एक्सेलरेशन ये होगा, ये हमारी एजम्पशन गलत हो गई। ओके ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पूरा रिपीट करना। ओके, इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ओके, जो कि जिसकी हेल्प से हम ये निकालते हैं कि क्या दोनों बॉडी एक साथ चलेंगी या नहीं चलेंगी। ओके, कौन चलाएगा, फ्रिक्शन चलाएगा, राइट, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन फ्रिक्शन दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, तो इसको एक बार ढंग से रिपीट करना है आपको क्वेश्चन को। ओके, और फिर ऐसे क्वेश्चंस और भी आएंगे, तो करना जरूर, उन पर प्रैक्टिस करनी है अच्छी खासी। ठीक, अच्छा स्टूडेंट देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि कितना मैं मैक्सिमम फोर्स लगा सकता हूँ सच दैट दे मूव टुगेदर। ओके, भाई फोर्स नहीं दिया हुआ, ये पूछा गया है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स हम लगा सकते हैं कि ये दोनों बॉडी एक साथ चले, मतलब इनमें स्लिपिंग ना हो। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम ऊपर वाली बॉडी का एक्सेलरेशन ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी का एक्सेलरेशन ही डिसाइड करता है कि स्लिपिंग होगी या नहीं होगी। तो अगर नीचे वाली बॉडी का एक्सेलरेशन या पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ऊपर वाली बॉडी के मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बराबर हो या कम हो, तब तक सिस्टम एक साथ चलता है। ओके ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जैसे इस केस में ऊपर वाली बॉडी का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इसमें एक वेट आता है 20, एक आता है नॉर्मल रिएक्शन N2, एक आएगा यहाँ पे फ्रिक्शन F2। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है μ2 इंटू N2।
ठीक, अब ये मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन दे सकता है, तो दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो नाउ n2 इज इक्वल टू 20, ये 20 क्या था, ये था m2g, है ना, ये m2g था, इसका वेट था। तो मैं यहाँ पे m2g डाल देता हूँ। सो इट इज म्यू टू m2g इज इक्वल टू m2a2। तो m2 कैंसिल होके a2 आ गया। ये जो a2 है ये वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जो ये फ्रिक्शन इस बॉडी को दे सकता है m2 को, है ना। अब ये कितना है, जैसे इस केस में अगर हम देखें तो इट इज 0.4 इंटू g10, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिससे ऊपर वाली बॉडी चल सकती है, राइट। अगर तुम इस सिस्टम को 4 से ज़्यादा एक्सेलरेशन से चलाने की कोशिश करोगे तो फिर ऊपर वाला तो नहीं चल जाएगा, 4 से ज़्यादा से चल नहीं सकता, तो फिर इनमें एक रिलेटिव मोशन आएगा, तो फिर स्लिपिंग होगी। इसका मतलब कि अगर मैं इस सिस्टम को 4 तक चलाता हूँ, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर मैं 4 रखता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो तब तक ये सिस्टम जो है या ये दोनों बॉडीज एक साथ चल सकती हैं। लेकिन अगर मैं इस सिस्टम का एक्सेलरेशन 4 से एक्सीड करूंगा तो फिर ऊपर वाली तो 4 से ही चल पाएगी, नीचे वाली अगर तुमने ज़्यादा तेज चलाई तो फिर इनमें स्लिपिंग होगी, है ना, और फिर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैं मैक्सिमम कितना फोर्स यहाँ लगा सकता हूँ, तो बस उतना फोर्स लगाओ कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 4 बने, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब क्योंकि हमने मान ही लिया कि पूरा एक साथ चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो मैं दोनों को एक ही मान लेता हूँ 6 kg की बॉडी। तो अगर ये बॉडी 6 kg की है तो इस पर एक तो फोर्स लगेगा F, ओके, जो हमें निकालना है। एक यहाँ से फ्रिक्शन आ जाएगा F1, एक इसका वेट हो जाएगा 60, एक यहाँ से आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन N1, ठीक है ना। इस पूरे को एक मान लिया, तो इनके बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन था वो इंटरनल बन गया, वो मैंने नहीं दिखाया। इनके बीच का फ्रिक्शन जो था वो भी इंटरनल बन गया, वो भी मैंने नहीं दिखाया। तो सिर्फ ये फोर्सेस बचे। तो मैं कह सकता हूँ N1 इक्वल टू 60, सो N1 इज इक्वल टू 60, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज F माइनस F1। व्हाट इज F1? इट इज μ1 N1, ओके। तो F माइनस μ1 N1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक्सेलरेशन देना है मेरे को? 4, राइट। तो F1 माइनस व्हाट इज μ1 0.2, N1 60 इज इक्वल टू 24। तो F आ जाएगा यहाँ से 24 एंड प्लस 12, तो दैट मीन्स 36 न्यूटन। तो अगर हम 36 न्यूटन तक फोर्स लगाएंगे तो ये सिस्टम एक साथ चलेगा, ओके। और अगर हमने इससे ज़्यादा कर दिया तो फिर इसका मतलब कि तुम एक्सेलरेशन को 4 से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो फिर ऊपर वाली बॉडी तो चल नहीं पाएगी 4 से ज़्यादा से, तो फिर इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, स्लिपिंग होगी, और फिर हम दोनों बॉडीज़ को अलग अलग लेंगे और फिर हम उन्हें उनके एक्सेलरेशंस अलग अलग निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये वो मैक्सिमम फोर्स है, ओके, जहाँ तक हम इन दोनों को एक साथ चला सकते हैं, राइट। अब हम वो वाला केस करते हैं जिसमें कि फोर्स को हम ऊपर लगा देते हैं, ओके, और फिर देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब ये केस देखते हैं जिसमें कि हमने ऊपर वाले बॉडी पे फोर्स लगाया है, ठीक है। अब ऐसे केसेस में भी आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जो फोर्स है ये फ्रिक्शन से कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, ठीक है। हम करने को वैसे भी कर सकते थे कि भाई मान लेते हैं, एक एजम्पशन लेकर चलते हैं कि दोनों बॉडीज एक साथ चल रही हैं, ठीक है। चलो पहले वैसे करते हैं और फिर अलग तरीके से भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि दोनों बॉडीज एक साथ चल रही हैं, तो मैं इन दोनों बॉडीज का मास एक साथ ले लूँगा, ओके। फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे इस बॉडी को मैं मान लेता हूँ 2 kg की है, सो दिस इज 2 kg एंड दिस इज 4 kg, ठीक है। तो इसको हम 4 kg मान लेते हैं और इसको हम 2 kg मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं 0.2, ओके, और इसकी वैल्यू 0.1, लाइक दिस। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक फोर्स लेकर चलते हैं और लेट अस से दैट फोर्स इज 10 न्यूटन, ओके। और अब देखते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेटिव मोशन होता है या नहीं होता, ओके। नाउ सबसे पहले हम ये मानकर चलते हैं कि लेट अस से दे आर मूविंग टुगेदर, ओके। अगर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो उस केस में इसको मैं एक ही बॉडी मान सकता हूँ एंड दैट इज ऑफ 4 + 2 6 kg, ठीक है। जिसपे अब फोर्सेस कौन से होंगे, तो 60 न्यूटन इसका वेट, और यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा ग्राउंड से, लेट अस से इट इज N1, ओके। और क्या लगेगा इस पे, तो इस पे एक ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है,
ओके, और एक एक्सटर्नल फोर्स आएगा जो यहाँ से फ्रिक्शन होगा, एंड दैट इज μ1 N1। ओके, अगर ये हमारा सिस्टम है तो आप देखो कि व्हाट इज दिस क्वांटिटी, μ1 इज 0.1 एंड N1 इज 60, तो इसका मतलब कि आ जाएगा 6 न्यूटन। ओके, तो ये मेरा F1 है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, अच्छा, अब ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, F1 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ठीक, अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना बनेगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 माइनस दिस फोर्स विच इज 6 डिवाइडेड बाय मास इज 6। ओके, सो 10 माइनस 6 अपॉन 6 कितना हो गया, 4/6, है ना, दैट मीन्स 2/3 और 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम ये मान रहे हैं कि भाई ये जो सिस्टम है ये एक साथ चल रहा है, और जब एक साथ चल रहा है तो इसलिए हमने इन दोनों को एक ही मान लिया, और इतना एक्सेलरेशन से चलेगा। अब पॉइंट ये आता है कि क्या इतने एक्सेलरेशन से नीचे वाली बॉडी चल पाएगी, क्योंकि नीचे वाली बॉडी को अब कौन चला रहा है, तो अब नीचे वाली बॉडी को फ्रिक्शन फोर्स चला रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी पे तो मैंने फोर्स लगाया है, तो नीचे वाली बॉडी पे कौन है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स होगा, राइट। कौन सा फ्रिक्शन, जो इन दोनों के बीच में लग रहा है वो वाला फ्रिक्शन, राइट। तो अब इन दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा, तो लेट अस कैलकुलेट दैट फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अगर आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हो तो वो आएगा म्यू इंटू एन, है ना। एन कैसे निकालोगे, तो ऊपर वाली बॉडी से, ठीक है। यहाँ पे निकालना होता तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, और जब यहाँ पे फ्रिक्शन निकालना है तो बस इसका फ्री बॉडी डायग्राम, उसके जो ऊपर वाला मास होता है उसकी हेल्प से हम नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो हम m2 को अलग से बना लेते हैं, लेट अस से दिस इज m2, ओके, जिसपे एक फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन, और यहाँ से ये 20 न्यूटन है, और एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है यहाँ से, दैट इज लेट अस से N2, और अब यहाँ पे एक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। अब ये N2 कितना है, 20, सो N2 इज इक्वल टू 20। ठीक, पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, सो दिस फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू μ2 इंटू N2, है ना। व्हाट इज μ2, यहाँ पे 0.2, तो 0.2 इंटू 20 कितना आ गया, 4 न्यूटन। ये जो फ्रिक्शन है जो इस बॉडी पे पीछे लग रहा था, यही फ्रिक्शन इस नीचे वाली बॉडी पे आगे की तरफ लगेगा। ओके, तो अब इस वाली बॉडी को बस कंसीडर करो, कौन सा, M1 को। तो यहाँ पे कर लेते हैं, लेट अस से ये मेरी M1 है, 4 kg वाली बॉडी है, और इस पे एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे 4 न्यूटन। ठीक, तो ऊपर वाली बॉडी के कारण लग रहा है। अच्छा, एक यहाँ पे भी फ्रिक्शन लग रहा है, वो कितना है, वो फ्रिक्शन लग रहा है 6 न्यूटन। ठीक, अब आप देखो कि क्या इस पे जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो तो है 4 न्यूटन, और जो पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा है इस पे वो लग रहा है 6 न्यूटन, तो क्या ये बॉडी चलेगी, तो नहीं, ये बॉडी तो रेस्ट पे है। तो ये जो हमने एजम्पशन ली थी कि दे आर मूविंग टुगेदर, ये एजम्पशन मेरी फिर गलत हो गई। ठीक है ना, इसका मतलब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो 4 kg वाली बॉडी है ये रेस्ट पे है, सो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg इज 0, इट इज एट रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब कि जब आप ये 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी तो रेस्ट पे रहेगी, तो फिर इसका क्या हो रहा होगा, ये चल रही होगी। क्यों चल रही होगी, क्योंकि इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा था पीछे वो था 4 न्यूटन, और इस पे जो अप्लाइड था ड्राइविंग फोर्स था वो था 10 न्यूटन, तो ये इससे ज़्यादा है। तो अब इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा, और वो एक्सेलरेशन तुम्हें निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। व्हाट इज नेट फोर्स, 10 माइनस 4, सो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू मास वाज 2 kg इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा 6/2, ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्चुअली जो ऊपर वाली बॉडी है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगी, नीचे वाली बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, और ये जो हमने एजम्पशन ली थी ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये एजम्पशन हमारी गलत हो गई। ठीक है ना, तो अब इस तरीके से ना आपको ये चीज़ एनालाइज करनी आनी चाहिए कि हम किस तरीके से इसे शुरू करें। ठीक है, अच्छा, अब देखो एक और तरीके से भी हम इसको एनालाइज कर सकते थे। वो तरीका ये होगा कि यहाँ का फ्रिक्शन हमने निकाला है अभी, है ना, ये वाला जो फ्रिक्शन था 4 न्यूटन, इसको मैं F2 लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ 4 न्यूटन, और यहाँ पे फ्रिक्शन मैंने निकाला था F1, जो यहाँ पे निकाला था F1 वॉज 6 न्यूटन। ठीक है, जरा इसी से एनालाइज करके देख लेते हैं। देखो ये जो फोर्स है 10, ये इस फोर्स से ज़्यादा है, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, है ना। यहाँ का जो फ्रिक्शन है जो इसको रोक रहा है वो कितना है, 4 न्यूटन।
और चलाने वाला फोर्स 10 न्यूटन। इसका मतलब कि ये बॉडी तो चलेगी। जब भी ये जो अप्लाइड फोर्स है ये यहाँ के फ्रिक्शन से ज़्यादा हो तो देयर इज अ रिलेटिव मोशन, देयर इज ए रिलेटिव मोशन। ठीक है, जब रिलेटिव मोशन तुमने प्रूव कर दिया तो फिर सीधे नीचे वाली बॉडी पे आ जाया करो। ओके, और नीचे वाली बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो अभी हमने लगाए हैं, देखो यहाँ पे ये वाले, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा था। एक तो यहाँ पे फ्रिक्शन था, ठीक है ना, ये 6 न्यूटन था। और एक ऊपर वाला जो फ्रिक्शन होगा वो राइट में होगा। क्यों? क्योंकि जब ये बॉडी राइट में चलेगी तो इस पे फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा और वही फ्रिक्शन इसमें राइट में लगेगा, तो एक राइट में फ्रिक्शन। और अब आप एक साथ देखते ही बता सकते हो कि ये 4 है ये 6 है, इसका मतलब कि इसका एक्सेशन 0 होगा क्योंकि ड्राइविंग फोर्स कम है और हमारा रोकने वाला फोर्स जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है ना। अच्छा, अब एक पॉइंट और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो फोर्स है ये 5 न्यूटन होता, तो फिर हम क्या करते? अगर ये 5 न्यूटन होता तो अब आप देखो कि ये 5 है और यहाँ पे कितना है, 4 है। ठीक है, तो फिर से रिलेटिव मोशन आ जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको 4 से भी छोटा करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं जरा। लेट अस से अगर ये 3 होता, ओके 3 न्यूटन, अब क्या होगा? अब ये जो फोर्स है ये इससे छोटा हो गया है तो यहाँ का फ्रिक्शन बढ़ गया है और ये फोर्स कम है। इसका मतलब कि अब ये रिलेटिव मोशन नहीं प्रोड्यूस कर सकता। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन अब सेम रहेगा। इफ दिस फोर्स इज लेस देन दिस मैक्सिमम फ्रिक्शन देन द एक्सेलरेशन ऑफ द टू बॉडीज शुड बी सेम। तो अब अगर मैं F को 3 लेता हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ दैट बोथ बॉडीज will have सेम एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन कुछ भी हो, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम होगा। ठीक, तो इसका मतलब कि क्योंकि ये फोर्स यहाँ से इसके फ्रिक्शन से छोटा है तो इसका मतलब कि दे विल हैव सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, अब वो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो अब अगर इनमें कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, इसे ध्यान से सुन लेना, अगर दोनों बॉडीज के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही तो फिर दोनों को एक ही मान लो। तो फिर मैं इन दोनों को एक ही मान लेता हूँ, कितना, 6। तो इसको एक ही बॉडी मान लो, लेट अस से इट इज 6 kg। ठीक, अब ये जो 6 kg है वही मैंने यहाँ पे भी दिखाई थी, राइट। अब इसको कौन कौन से फोर्स थे, तो वही 60 N1, यहाँ से फ्रिक्शन ये सेम ही आएगा, है ना, क्योंकि म्यू की वैल्यू मैंने चेंज नहीं करी है। तो ये फ्रिक्शन आ जाएगा तुम्हारा 6 न्यूटन। ओके, और इधर की तरफ पहले 10 न्यूटन का फोर्स था, अब मैंने कितना कर दिया इसे, 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन। अब तुम देखो जरा कि इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब कि दोनों को एक्सेशन सेम होगा। तो मैंने दोनों को एक ही बॉडी बना दी 6 kg। अब इस पे इधर लग रहा है 3 न्यूटन जो मेरा अप्लाइड फोर्स है और इधर लग रहा है फ्रिक्शन 6 न्यूटन, तो क्या ये सिस्टम चलेगा? तो नहीं। तो इसका मतलब कि इस पूरे सिस्टम का अब एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो एक्सेलरेशन इज 0, मतलब द होल सिस्टम इज एट रेस्ट। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब दे विल बी एट रेस्ट। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसे एनालाइज करते हैं।